हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज का ये हमारा सेट है ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट। इसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हमारे प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेट को। अगर आपको प्रीवियस सेट में किसी तरह की कोई समस्या रही हो तो आप सीधे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्याएं उनमें आई हैं। इस सेट में हम देखेंगे काफ़ी थोड़ा डिटेल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे ताकि प्रीलिम्स से कोई भी रिपीटेटिव क्वेश्चन आए या फिर इनसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इस सेट को देखते हैं। अगर आपको पसंद आता है ये सेट तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। ये सेट दृष्टि का मेंटरशिप का है, जो मेंटरशिप चल रहा है इस समय उसी का सेट है ये। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, फेरो मैग्नीशियम पदार्थ से समृद्ध चट्टानों का अपक्षय लाल रंग की मृदा में वृद्धि करता है। दो दिया हुआ है, समान जलवायु दशाओं में मूल पदार्थ के दो भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा उत्पन्न कर सकते हैं। कह रहा है दूसरा कथन, समान जलवायु दशाओं में मूल पदार्थ के दो भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा उत्पन्न कर सकते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए इसको समझने की ज़रूरत ये है कि फेरो मैग्नीशियम जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं आयरन का ही और होता है, और जब इनका अपक्षय होता है तो मृदा को ये लाल कर देते हैं। तो लाल रंग की मृदा के निर्माण में, सृजन में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है पहला कथन। वहीं दूसरा कथन देखें। दूसरा कथन कह रहा है समान जलवायु दशाओं में मूल पदार्थ के दो भिन्न प्रकार। मान लीजिए वो मूल पदार्थ जो नीचे है, सी, आप जो लोगों ने जब सॉइल प्रोफाइल देखा होगा तो सी सबसे नीचे होता है। सी में मान लीजिए और जो है मूल पदार्थ वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो जलवायु अगर सेम है तो सिमिलर मृदा का भी निर्माण हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा दूसरा कथन भी सही हो जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाल मृदा कहाँ पाई जाती है भारत में, बताइए। लाल मृदा वहीं पाई जाएगी ना जहाँ कायांतरित चट्टानें होंगी, अग्नेय चट्टानें होंगी, वहीं पे ये मृदा पाई जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आप समझ पा रहे हैं ये प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है लाल मृदा। और इसके कुछ देखेंगे इसमें, मतलब इसका प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन सबसे मिलकर बना होता है मृदा। इतनी सी बात आपको पता होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, विश्व के अधिकतर भूकंप स्थल मंडल सीमा के आसपास ही घटित होते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार में कुछ सबसे अधिक भूकंप प्रवणता वाले राज्य हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, बिल्कुल सही काम किया। सी इसका सही आंसर होगा। क्यों सही होगा, अगर हम देखें विश्व के अधिकतर भूकंप स्थल मंडल सीमा के आसपास ही घटित होते तो बिल्कुल सही बात है। अब आप एक बात बताइए, मान लीजिए भूकंप यहाँ पे ओरिजिन हो रहा है और पहला इसका केंद्र यहाँ पे आएगा, इन दोनों चीज़ों को क्या कहते हैं। इसको एपी सेंटर बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। आपको पता होगा इसको एपी सेंटर, इसको फोकस बोलते हैं। जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है उसको एपी सेंटर, और जहाँ पे पहली बार महसूस किया जाता है उसको फोकस कहते हैं। इतनी सी बात आपको पता होगी। दूसरा, अगर इसमें कथन देखें तो पहले ये बताइए भारत में भूकंप को कितने जोनों में विभाजित किया गया है। अगर भारत में भूकंप को विभाजित करने के जोन को देखेंगे तो आप 4 जोनों में विभाजित किए। दो, मतलब भारत में कोई एक नंबर का जोन कोई भी नहीं है, मतलब सभी क्षेत्रों में भूकंप आने की सांप्रदायिकता होती है। 2, 3, 4 और 5 इन जोनों में विभाजित किया गया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा मतलब संवेदनशील कौन सा रीजन होगा, तो जो 5वें स्थान पर होगा ना वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होगा। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का कौन सा रीजन मतलब इसके अंतर्गत आएगा, भारत का कौन सा रीजन इसके अंतर्गत आएगा सबसे संवेदनशील जोन के अकॉर्डिंग, तो अगर देखेंगे तो हिमालय वाला रीजन जो है यहाँ पे, ये हिमालय वाला रीजन इसके अंतर्गत आ जाएगा। सबसे संवेदनशील जोन आ जाएगा हिमालय वाला रीजन। अब देखेंगे यहाँ पे, मान लीजिए हिमालय वाला रीजन है, इस रीजन में सबसे ज़्यादा आएगा भूकंप, ये 5वें जोन में पड़ेगा। ऐसे ही हमारा जो 2 नंबर का जोन आएगा ये सबसे संवेदनशील, उतना स्टेबल एक तरह से होगा, तो प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दिया हुआ है कि असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ये उत्तरी बिहार, ये रीजन आते हैं अधिक प्रवण क्षेत्रों में हमारा, इसलिए सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आज का, तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ, मार्च से मई महीने के बीच उत्तर भारत में तड़झंझा आती है जिसके बाद सामान्यतः ओलावृष्टि होती है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से ओलावृष्टि नहीं होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए अगर पहले कथन की बात करें, मार्च से मई महीने के बीच उत्तरी भारत में तड़झंझा आती है और जिसके बाद सामान्यतः ओलावृष्टि होती है। आप लोगों ने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, तो ये बिल्कुल सही बात है। ओलावृष्टि उस ड्यूरेशन में होती है और बहुत तेज़ बिजली के कड़कने के साथ साथ बारिश भी होती है।
जबकि दूसरा देखें, शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उसकी वजह से ओलावृष्टि नहीं होती है। तो बिल्कुल गलत बात है, ओलावृष्टि होती है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के रीजनों में, जम्मू कश्मीर के रीजन में ये ओलावृष्टि होती है। तो इसलिए हमारा दूसरा गलत है, पहला सही है। ए आंसर इसका सही होगा। अगर आपने ये लगाया तो बिल्कुल सही काम किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्यापक अपक्षय मास वेस्टिंग पद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? मास वेस्टिंग के बारे में आपने सुना होगा, किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी की वजह से होता है। इसके बारे में आपको बताना है कि सही विवरण कौन सा है। आप ऐसे क्वेश्चन में पाएंगे कि सभी कथन लगभग सिमिलर सही होते हैं, लेकिन उसका सबसे अच्छा विवरण जो होता है, एक्सप्लेनेशन, वो पूछा जाता है आपसे। तो पहला कथन देखिए, ढालों पर मृदा और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से संचय। दूसरा दिया हुआ है, ढलानों से मृदा और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण। जबकि सी दिया हुआ है, समतल भूमि से मृदा और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण। और तीसरा दिया हुआ, मतलब अर्थात चौथा दिया हुआ, समतल भूमि पर मृदा और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से संचय। बताइए इनमें से कौन सा एक्सप्लेनेशन सही तरीके से दिया को मास वेस्टिंग का? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर मान लीजिए एक स्थलखंड है, इस तरीके से स्थलखंड है, तो आप यहाँ से देखेंगे जब ये लैंड बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा संवेदनशील होगा, इसकी जो जुड़ाव है दो कड़ों के बीच का वो कमज़ोर हो जाएगा बारिश को, तो ये काफ़ी सरपड़ के साथ सड़क करके इधर आ जाता है। इसी को मास वेस्टिंग कहते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र ही एक ही बार सड़क के नीचे आ जाता है। तो ये विवरण किस में दिया होगा? पहला अगर देखें तो संचय, इकट्ठा होना, ये संचय तो नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि स्थानांतरण हो रहा है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्थानांतरण हो रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारा पहला तो गलत है। दूसरा देखें, ढलानों से मृदा और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण, तो बिल्कुल सही बात है, ढलान तो है यहाँ पे और प्राकृतिक रूप से स्थानांतरण भी हो रहा है, तो दूसरा तो सही लग रहा है। लेकिन तीसरा देख ले, समतल भूमि, तो ये समतल कहीं दिख रही है आपको? समतल नहीं दिख रही है, इसलिए तीसरा गलत है, पहला भी गलत है। अगर चौथे बात की भी तो चौथे में भी समतल भूमि की बात की गई, जबकि समतल भूमि होता ही नहीं है। हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी मुख्य रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन से निर्मित है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, भू प्रॉपर्टी जो कि समुद्र तल से नीचे स्थित होती है और मैग्नीशियम और लोहे के सिलिकेट से निर्मित होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही आता है। आप लोगों ने इस तरीके से डिवाइड किया होगा अर्थ को, उल्टा हमने बना दिया, ये ऐसे विभाजित करते हैं। आप लोगों ने ऐसे किया होगा, 3 भागों में विभाजित किया होगा। ऊपर आप लोगों ने किया होगा सियाल, सियाल किया होगा, फिर सीमा किया होगा, सिलिका और मैग्नीशियम किया होगा सीमा। उसके बाद नीचे नीफे किया होगा, निकेल और फेरस ऑक्साइड, ऐसे किए होंगे। तो पहला जो कह रहा है भू प्रॉपर्टी, तो पहले सियाल का ही भाग है पूर्व भू प्रॉपर्टी। इसमें कह रहा है सिलिका और ऑक्सीजन, तो बिल्कुल सही बात है, हमारा पहला कथन तो सही है। दूसरा देखें, भू प्रॉपर्टी जो कि समुद्र तल से नीचे, मतलब ये सीमा का भाग पूछ रहा है, कह रहा है मैग्नीशियम और लोहे से निर्मित है, तो सियाल और मैग्नीशियम, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो हमारा दोनों कथन इसलिए सही हो जाता है। अब अगर बात की जाए तो भू प्रॉपर्टी के विवरण के बारे में, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6% ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन की मात्रा आती है, सिलिकॉन की 27% लगभग, 27.7% के आसपास लगभग है। फिर उसके बाद आता है एल्युमिनियम आ जाता है, एल्युमिनियम के बाद आयरन आ जाता है, आयरन के बाद कैल्शियम आ जाता है। इन सबका विवरण मेजर हैं जिनसे मिलकर के भू प्रॉपर्टी पृष्ठ बना हुआ है, भू प्रॉपर्टी बनी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें हो गई, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सी आंसर सही था, 5वें का सी आंसर सही था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ आग्नेय चट्टान, इसके सामने उदाहरण दिए हुए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट। जबकि दूसरा पूछा है अवसादी चट्टान, इसके उदाहरण दिए हैं बलुआ पत्थर, सेल, चार्ट। और तीसरा दिया हुआ है कायांतरित चट्टान, स्लेट, शिस्ट और नीस। तो बताना है आपको कौन सा सही सुमलित है। यहाँ चट्टानों का प्रकार उनके उदाहरण के साथ सही सुमलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें अग्नेय चट्टानों के बारे में, अग्नेय चट्टान कौन से होते हैं? ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, जबकि डोलोमाइट जो है ये अवसादी चट्टान है। यहाँ डोलोमाइट की जगह अगर डायोराइट होता, डायोराइट होता तो हमारा सही हो जाता। यहाँ डोलोमाइट दे दिया, डोलोमाइट एक अवसादी चट्टान है, इसलिए हमारा पहला गलत हो जाता है। अगर दूसरे की बात करें अवसादी चट्टान के अंतर्गत, तो बलुआ पत्थर होता है, सेल होता है, चार्ट होता है, कोल होता है, यहाँ तक कि चूना पत्थर भी होता है अवसादी चट्टान। जबकि तीसरे की बात करें कायांतरित चट्टान में, कायांतरित चट्टान कौन है? स्लेट, शिस्ट, नीस और संगमरमर, क्वाड्राइज, ये सभी हो जाते हैं। हमारा सही आंसर बी हो गया। पहला गलत था क्योंकि डोलोराइट दिया था, जबकि यहाँ पे होना चाहिए डायोराइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी के बारे में आपसे पूछा गया है
कथन एक दिया हुआ है, महाद्वीपीय प्लेट के टुकड़ों में टूटने और महासागरीय प्लेटों से अलग होने में विवर्तन की गतिविधियां होती हैं। दूसरा दिया हुआ है, अल्प्स पर्वत श्रृंखला संपीड़ित विवर्तन की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उभरी है। तीसरा कथन दिया हुआ है, पृथ्वी पर विवर्तन की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित स्थान अटलांटिक सीमांत क्षेत्र है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल सही बात है, सॉरी ए लगाया है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर पहले कथन की हम बात करें तो महाद्वीपीय प्लेट जो है कि कई टुकड़े हैं, टुकड़ों में टूटे हुए हैं महाद्वीपीय प्लेट, आप लोगों ने देखा होगा। एशियन प्लेट्स है, और फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन है प्लेट, यूरोपियन प्लेट्स है, और फिर उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिकन प्लेट्स है। तो ये सभी प्लेटों में टुकड़े हुए महाद्वीपीय प्लेट्स हैं, तो आपको पता होगा ये चीज़। फिर महासागरीय प्लेटों से अलग होने से विवर्तन की गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जब महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें का मतलब आपस में संपीड़ित होती हैं तो क्या होता है, महासागरीय प्लेटें नीचे धस जाती हैं, महाद्वीपीय प्लेटें ऊपर उड़ जाती हैं। तो ये गतिविधियां तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा अगर देखें, अल्प्स पर्वत श्रृंखला संपीड़ित विवर्तन की गतिविधियों से निर्मित है, ये भी बिल्कुल सही बात है, संपीड़ित गतिविधियों से निर्मित है। संपीड़ित मतलब अगर दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, मान लीजिए महासागरीय प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, एक प्लेट ऊपर उठ जाएगी, एक प्लेट नीचे हो जाएगी, तो या फिर जब दोनों डिफरेंस होंगी तो अगर सिमिलर होंगी तो इनमें फोल्ड आ जाता है, तो फोल्ड माउंटेन निर्मित होता है। तो सही बात है, अल्प्स एक फोल्ड माउंटेन है हमारा, हिमालय भी क्या है, फोल्ड माउंटेन है, तो हमारा दूसरा भी सही है। अगर तीसरे की बात करें, पृथ्वी पर विवर्तन की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित स्थान, तीसरा जो दिया हुआ है यहाँ पे, पृथ्वी पर विवर्तन की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र अटलांटिक सीमांत क्षेत्र है। बताइए सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, ये सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र होता है। पहले नंबर पे अगर हम देखें बात करेंगे यहाँ पे तो प्रशांत अग्निवलय मतलब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे रिंग ऑफ फायर, इसी का तो परिणाम है रिंग ऑफ फायर। आप लोगों ने नजका प्लेट देखा होगा, वहाँ पे कई सारी प्लेटें हैं जो आपस में क्या करती हैं, संपीड़न की वजह से वहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रियाएं देखती हैं, पर्वत भी निर्मित, एंडीज रॉकी पर्वत जैसे श्रृंखलाएं भी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हमारा तीसरा गलत है। सबसे ज़्यादा कौन है, विवर्तन की गतिविधियों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र प्रशांत महासागर क्षेत्र है, न कि अटलांटिक सीमांत। हमारा सही आंसर हो गया ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र में, ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र विपरीत द्रव्यमान वाली वायु के बीच अंतःक्रिया के क्षेत्र होते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, मध्य अक्षांशी टॉर्नेडो और बॉन्डर ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्रों की सामान्य विशेषताएं हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ए लगाया बिल्कुल सही बात है। पहले कथन की बात करें, ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्र विपरीत द्रव्यमान वाली वायु के तीव्र अंतःक्रिया है। मान लीजिए इधर से कौन से आ रही है, ठंडी वायु, कोल्ड है, कोल्ड विंड, इधर से हॉट विंड आ रही है, हॉट विंड आ रही है। तो ये जो हॉट विंड होगी ऊपर चली जाएगी और कोल्ड विंड नीचे, आपस में क्रिया करेंगे। हो सकता है यहाँ पे बारिश भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। ये तेज़ी से क्रिया करती है, फॉग का निर्माण हो जाता है। हमारा जो दूसरा कथन, पहला कथन दिया हुआ है, ध्रुवीय वाताग्र से विपरीत द्रव्यमान वाली, आपको पता होगा जो कोल्ड विंड होगी ये क्या होगी, ठंडी होगी। अगर ठंडी है तो क्या होगी, इसका द्रव्यमान अधिक होगा, ये भारी होगी। वहीं पहले कथन के बाद दूसरे वाले देखें, हॉट विंड की, ये गर्म है, इसकी द्रव्यमान क्या है, कम होगी, इसमें आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होगी, तो ये ऊपर उठेगी। तो विपरीत द्रव्यमान वाली बिल्कुल सही बात है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि तो पहला कथन सही है। जबकि यहाँ टॉर्नेडो और वाताग्र की बात की है, तो आपने वाताग्र को समझ लिया, टॉर्नेडो ये डिफरेंस चीज़ होती है। टॉर्नेडो में क्या होता है कि लो प्रेशर जोन होता है, चारों तरफ हाई प्रेशर रहेगा, केंद्र में लो प्रेशर जोन रहता है और हवाएं बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करके ऊपर उठती हैं, उसको टॉर्नेडो कहते हैं। इन दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए हमारा पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आप थोड़ा सा टॉर्नेडो चाहें तो दोबारा बुक खोल के वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, महासागरों में जल की गहराई में वृद्धि के साथ प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने की संभावना अधिक हो जाती है। जबकि दूसरा कथन दिया हुआ है, अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में मौजूद हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर हम यहाँ बात करें कि प्रशांत मतलब सागर में, सागरीय जल में, महासागरों में जल की गहराई में वृद्धि के साथ प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल गलत बात है, अधिक नहीं कम होती है। वहीं पहले का दूसरे कथन की बात करें, अधिकांश प्रवाल भित्तियाँ
किस में होती हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दिया हुआ मौजूद होती हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक है, इंडियन ओशियन और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसलिए हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। पहला दूसरा दोनों गलत है, हमारा डी आंसर करेक्ट है। क्यों पहला गलत है? क्योंकि कहा था अधिक संभावना होती है, जो कि कम संभावना होती है। कितनी गहराई में इनकी पाई जाती है संभावना? मतलब 180 फीट से अगर नीचे हैं, 180 फीट से अगर नीचे जल है, वहाँ पे ये नहीं पाई जाएंगी परवाल भित्तियाँ। क्यों? क्योंकि प्रकाश जोन नहीं, वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इनका काम चलता है, और सहजीविता के सिद्धांत का काम करती है परवाल और जूजेंथिला, दोनों सहजीविता के सिद्धांत पर काम करती हैं। एक तो कैसे काम चलेगा? 180 फीट से नीचे नहीं, अधिक गहराई नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरे कथन की बात करें, परवाल भित्तियाँ प्रशांत और अटलांटिक, तो यहाँ पे अटलांटिक दे दिया था इसलिए गलत था। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर होना चाहिए तो सही हो जाता। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर परवाल के बारे में पूछा जाए कि इनके लिए रहने के लिए तापमान कितने होना चाहिए, लवणता कितनी होनी चाहिए, अवसाद की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सारी विशेषताएं आपको नीचे बताना है कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, स्पेशलिटी इसकी लिए अनुकूल स्थितियाँ कौन सी होती हैं जिनमें ये सवाल अच्छे से फल फूल सकें, और ग्लोबल वार्मिंग से इनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, संबंध होता है। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था करेंट अफेयर वाले में। चलिए अगला देखते हैं। प्रशांत परिवेष्टि पेटी अर्थात रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन एक दिया हुआ है, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं घटित होती हैं। दूसरा दिया हुआ है, यह प्रशांत जुआन डी फूका और कोकस एवं इंडिया ऑस्ट्रेलियन नजका और उत्तरी अमेरिका फिलीपींस प्लेटों के मध्य सीमाओं के बीच स्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया इसमें सी, तो उनका बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन बिल्कुल सही है। देखिए ये जो है रिंग ऑफ फायर जोन, यहाँ पे क्या होता है, बड़ी संख्या में भूकंप देखने के लिए मिलता है, ज्वालामुखी घटनाएं भी होती हैं, विस्फोट। 2004 की आप लोगों ने सुनामी देखा होगा, पढ़ा होगा, देखा तो नहीं होगा, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, उसमें भूकंपी गतिविधियों को जैसे या ज्वालामुखी गतिविधियों को वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियाँ होती है रिंग ऑफ फायर में। तो हमारा पहला कथन सही है। दूसरे की बात करें, प्रशांत जो महासागर है, इनमें जुआन डी फूका, कोकस, ये सारी प्लेटें हैं, छोटी छोटी प्लेटें हैं। आप देखेंगे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका इधर हो गया, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे मिलेगा आपका कौन सा, नजका प्लेट, नजका प्लेट हो गया। उत्तरी अमेरिका प्लेट यहाँ पे हो गया। फिर इधर जब आएंगे तो ये रीजन पड़ता है, यहाँ पे कौन सा है, जुआन डी फूका, ये वाला रीजन जुआन डी फूका हो गया। फिर जैसे ही उसके थोड़े से नीचे आएंगे तो इंडियन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हो गया, और इंडियन प्लेटें कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो गई। मान लीजिए पूरे रीजन को मिला के इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया। फिलीपींस प्लेट यहाँ पे है। तो ये सभी प्लेटें मिल करके प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। हमारा दूसरा कथन भी सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने ये चीज़ समझ लिया होगा। एक बार इमेज डाउनलोड करके गूगल पे देख सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा, ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, तराई मैदान से घिरे ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भू प्रॉपर्टी के दरारों के कारण होता है। जबकि दूसरा दिया हुआ है, जब एक दूसरे को आगे पीछे खिसकाती हैं तो स्थल मंडलीय प्लेटें के मध्य क्षैतिज गति होती है तो अनुप्रस्थ भ्रंश उत्पन्न होते हैं। तीसरा कथन दिया हुआ, भ्रंश संकुचन अनुक्रम भ्रंश और अधिक्षेपी भ्रंश उत्पन्न करता है। तो बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है कोई भी शब्द समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम पहले कथन की बात करें तो पहला जो दिया हुआ है, तराई मैदानों से घिरे ब्लॉक पर्वत का निर्माण भू प्रॉपर्टी के दरारों के कारण होता है। मान लीजिए लो लैंड यहाँ पे जो दिया हुआ है, तराई मैदान, इसको इंग्लिश में कहते हैं लो लैंड मीन है। यहाँ पे क्या होगा, जब भ्रंशन होगा तो कोई रीजन नीचे धंस जाएगा, कोई रीजन ऊपर उठ जाएगा। तो ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, और नीचे धंसे हुए भाग को कहते हैं भ्रंश घाटी। जो यहाँ पे दे रहा है, ब्लॉक पर्वत का निर्माण भू प्रॉपर्टी के दरारों के कारण होता है, तो बिल्कुल सही बात है। पहला कथन तो समझ में आता है, सही है। दूसरा कथन क्यों सही है, जब एक दूसरे को आगे पीछे खिसकाती हैं तो स्थल मंडलीय प्लेटों के मध्य क्षैतिज गति होती है तो अनुप्रस्थ भ्रंश उत्पन्न होते हैं। अब अनुप्रस्थ भ्रंश उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अनुप्रस्थ मतलब यहाँ पे भ्रंश उत्पन्न होते हैं, ये सही है। तीसरे कथन की बात करें, भ्रंश संकुचन अनुक्रम भ्रंश और अधिक्षेपी भ्रंश उत्पन्न करता है। जो भ्रंश होता है, मान लीजिए कि एक प्लेट है इतनी बड़ी, अब यहाँ पे क्या होगा, संकुचन के कारण, संकुचन क्या होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ करेंगे, बल लगाएंगे, संकुचित होंगी, तनाव नहीं कर रही हैं, संकुचन कर रही हैं। तो क्या होगा कि एक प्लेट टूट करके ऊपर चढ़ जाएगी या नीचे हो जाएगी, नीचे होगी तो भी तो एक ऊपर होगी। तो यहाँ पे कह रहा है अनुक्रम और अधिक्षेपण, अधिक्षेपण मतलब ये टूट करके ऊपर आ गई, उत्पन्न करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा तीनों कथन सही हो जाता है। डी हमारा सही आंसर। अगर आपने डी लगाया था तो बिल्कुल सही है। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा इंग्लिश भी पलट के देख लेने से सही होगा, क्योंकि डिफिकल्ट लैंग्वेज देने की वजह से समझ में आता नहीं है एक बार में, तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा।
और थोड़ा शांति से समझने पढ़ने की जरूरत होती है इस ऐसे क्वेश्चन में। टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, अंटार्कटिक टुंड्रा की मृदा में बड़ी मात्रा में अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं। जबकि दूसरा दिया हुआ है, अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की जलवायु परिस्थितियां नहीं होती हैं। अंटार्कटिक मतलब क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की जलवायु परिस्थितियां नहीं होती हैं। तीसरा कथन कह रहा है, आमतौर पर जुलाई माह में उन भागों में वर्षण की मात्रा बढ़ जाती है जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायुएँ पाई जाती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को बाद में देखेंगे, पहले यही छांट लीजिए। देखिए, अगर देखेंगे आर्कटिक टुंड्रा में, जो आर्कटिक टुंड्रा की मृदा में बड़ी मात्रा में अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं। आप लोगों ने टुंड्रा के बारे में पढ़ा होगा, तो ये ठंडे क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पे अपघटन की दर बहुत स्लो होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मृदा में बड़ी मात्रा में अपघटित पदार्थ पाए जाते हैं। तो कैसे अपघटन होगा? जब अपघटन की मात्रा ही काफ़ी स्लो होती है तो अपघटन पदार्थ पाए ही नहीं जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर कहता कम मात्रा में पाए जाते तो सही हो जाता, लेकिन ये कह रहा बड़ी मात्रा में, तो गलत हो जाता है हमारा पहला कथन गलत है। दूसरे की बात करें, अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं, कह रहा है। बताइए, नहीं पाई जाती हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। कह रहा है अंटार्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती, इसलिए गलत है, पाई जाती हैं। तीसरे कथन की बात करें हम, यहाँ पे आमतौर पर जुलाई माह में उन क्षेत्रों में या उन भागों में वर्षण की मात्रा बढ़ जाती है जहाँ टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा आर्कटिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा टुंड्रा जल प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और सूर्य का उत्तरायण कब होता है? जुलाई में ही। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि जुलाई माह में उन क्षेत्रों में वर्षण की मात्रा बढ़ जाती है। सूर्य के उत्तरायण के कारण जुलाई माह में उन क्षेत्रों में वर्षण की मात्रा समानतः बढ़ जाती है। तो तीसरा कथन तो हमें सही लग रहा है, पहला दूसरा गलत है। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में सी सही है, यहाँ पे सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सी ही केवल सही है, पहला दूसरा गलत था। सही पूछा गया आपसे, तो सी हमारा सही है, क्योंकि तीसरा ही बस सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है कैलिफोर्निया, दो दिया हुआ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तीन दिया हुआ है चिली, मध्य चिली, चार दिया हुआ बेरूत और पाँच दिया है दक्षिणी अफ्रीका। तो पूछ रहा है इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु स्थितियाँ पाई जाएंगी, कहाँ पे पाई जाएंगी? भूमध्य सागरीय जलवायु। उम्मीद है सभी लोगों को ये चीज़ पता होगा, आप थोड़ा सा मैप कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इसको देखेंगे भूमध्य सागरीय जलवायु, तो सामान्यतः इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है 30 से 35 डिग्री के बीच में, नॉर्थ साउथ में 30 से 35 के बीच में, 30 से लेकर के 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु को। अब इसे नीचे भी देख लेंगे आप, तो इन रीजनों में कौन कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? इन रीजन में पड़ेंगे हमारा, अगर देखें तो हमारा कैलिफोर्निया बिल्कुल पड़ेगा, कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु में। मध्य चिली ये भी पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका ये भी पड़ता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। बेरूत पड़ता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया नहीं पड़ता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय में पड़ जाता है, इसमें भूमध्य सागरीय में नहीं पड़ता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो पड़ता है, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, इसलिए गलत है दूसरा। 1 3 4 5 सी हमारा सही आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को प्रभावित करता है? यहाँ गति को प्रभावित करने की बात की जा रही है। पहला दिया भूमध्य सागर भूमध्य सागर ने भूभाग, दो दिया तापमान, तीन दिया लवणता, चार दिया पृथ्वी का घूर्णन और पाँच दिया पौने। ये सभी प्रभावित करती हैं। अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही बात है, सभी इसको प्रभावित करती हैं। जैसे कि आप देखेंगे भूभाग, जिस रीजन में ज़्यादा भूभाग होते हैं तापमान अधिक होता है, तो तापमान लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्या होगा? इनमें होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तरंगे चलती हैं, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ भी तरंगे चलती हैं, तो ये प्रभावित करता है तापमान। हमने तापमान को यहाँ पे काउंट कर ही लिया। लवणता, हाई सैलिनिटी से लो सैलिनिटी की तरफ क्या होता है? इनका गमन होता है, तो भी सही है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये भी होता है, पौने भी इनको कहीं ना कहीं गति प्रदान करती हैं, तो हमारा तीनों सभी हैं इसमें सही है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, आर्कटिक और अटलांटिक क्षेत्र में सूर्य पूरे वर्ष के दौरान कभी भी क्षितिज के ऊपर नहीं पहुंचता। दूसरा दिया हुआ है, भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री पर हवाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, इसलिए महासागरों के अंतर्देशीय नमी प्रवाह बहुत कम होती है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने बी लगाया बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है। क्यों? आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में सूर्य पूरे वर्ष के दौरान कभी भी क्षितिज पर नहीं पहुंचता, तो बिल्कुल गलत बात है। क्षितिज पर पहुंचता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ पे मध्य रात्रि का दिन भी कहा जाता है, वहाँ पे रात में भी सूर्य चमकता रहता है, तो क्षितिज पर पहुंचता है, लेकिन कम समय के लिए, 6 महीने दिन 6 महीने रात, ऐसी कंडीशन भी वहाँ देखने के लिए मिलती है। तो हमारा पहला तो गलत हो जाता है।
दूसरा देखें, भूमध्य रेखा से लगभग 30 डिग्री पर हवाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं, इसलिए महासागरों में अंतर्देशीय नमी प्रवाह बहुत कम होता है। तो बिल्कुल सही बात है। आज जब 30 डिग्री के बाद आसपास देखेंगे तो इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, हवाएं नीचे उतरती हैं, हाई प्रेशर का जोन होता है और इनमें नमी की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, और इसीलिए देखेंगे पश्चिमी रीजन में, इसके पश्चिमी तटों पे अब डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाता है दूसरा। चलिए अगला देखते हैं। ठंडी एवं आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, जबकि दूसरा दिया हुआ मृदा में कार्बन की उपस्थिति उसके ऊपर पाई जाने वाली वनस्पतियों, जानवरों और खनिजों की तुलना में अधिक होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर पहले कथन की बात करें, ठंडी और आर्द्र जलवायु में पाई जाने वाली मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है, ये बिल्कुल सही बात है, अम्लीय होती है ठंडी और आर्द्र जलवायु में। दूसरे कथन की बात करें, मृदा में कार्बन की उपस्थिति उसके ऊपर पाई जाने वाली वनस्पति, जानवरों और खनिजों की तुलना में अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जब कहीं का भी तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान हाई रहेगा, किसी रीजन का टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे अम्लीयता बढ़ जाएगी, ठीक। और जैसे ही तापमान कम होता है तो क्या होगा, अपघटन की दर, तापमान कम होगा तो अपघटन की दर भी कम हो जाएगी। तो हमारा सही हो गया यहाँ पे पहला कथन, तो बिल्कुल सही है। अगर तापमान ज़्यादा है तो भी अपघटन की दर ज़्यादा होगी, और अम्लीयता अगर कम है तो अम्लीयता कम हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा है अत्यधिक होती है ठंडी जलवायु प्रदेशों में, क्योंकि तापमान कम होता है तो अम्लीयता क्या होती है, अधिक हो जाती है, और अपघटन की दर यहाँ पे कम हो जाती है। अपघटन उतना तेज़ नहीं होता क्योंकि ठंडी जलवायु है। हमने जैसा देखा यहाँ पे तापमान अधिक होता है तो अपघटन की दर बढ़ जाती है। तो हमारा सही हो गया पहला, दोनों कथन सही है, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, जेड धाराएं तेजी से गति करने वाली वायु राशियां होती हैं जो सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जबकि दूसरा दिया हुआ है, सामान्यतः जेड धाराएं मध्य अक्षांशों से अक्षांशीय क्षेत्रों में समताप मंडल तक सीमित होती हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ बात करें कि जेड धाराएं यहाँ पे जो दिया हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होती हैं, तो ये गलत बात है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो हमारा ये गलत हो गया, वेस्ट से ईस्ट की तरफ प्रवाहित होती है, ना कि ईस्ट से वेस्ट। तो हमारा पहला कथन तो गलत हो जाता है। दूसरे की बात करें, सामान्यतः जेड धाराएं मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में समताप मंडल तक सीमित होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अब लोअर समताप मंडल देखेंगे, लोअर समताप मंडल में भी इनका प्रेजेंस होता है, वहीं क्षोभ मंडल में, तो दोनों के बीच में चलती हैं जेड धाराएं। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल सही है, हमारा सही आंसर बी हो गया, क्योंकि कह रहा है समताप मंडल तक सीमित है, तो ये बिल्कुल सही बात है, समताप मंडल तक ही है इनका विस्तार, उसके ऊपर नहीं है। दूसरा कथन देखते हैं अगला, जब पृथ्वी चंद्रमा के सामने होती है तो उभयनिष्ठ दिशा में उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। जब चंद्रमा के विपरीत दिशा में उत्पन्न ज्वार का कारण बताना है आपको, यहाँ पे मुख्य कारण क्या है, चंद्रमा के विपरीत दिशा में उत्पन्न ज्वार का मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। कथन एक दिया हुआ है, ए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, जबकि बी दिया हुआ है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सी दिया पृथ्वी का घूर्णन बल, और यह पृथ्वी के उभरे हुए आकार के कारण। तो बताइए इनमें से किस कारण से जब यहाँ पे पृथ्वी चंद्रमा के सामने होती है तो उभयनिष्ठ भाग दिशा में उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जबकि विपरीत दिशा में उत्पन्न ज्वार का मुख्य कारण क्या है, उसके अपोजिट से, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे, पृथ्वी यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ज्वार उच्च ज्वार आता ही है, इस रीजन में उच्च ज्वार आता ही है, लेकिन यहाँ पे भी ज्वार देखने के लिए मिलता है। इसके कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने लगाया सी पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण, तो बिल्कुल सही बात है, घूर्णन बल के कारण अभिकेंद्रीय बल की वजह से ये प्रक्रियाएं होती हैं, तो हमारा सही आंसर सी हो गया। अगर आपने सी लगाया था तो बिल्कुल सही बात है, अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे काम करता है, घूर्णन को जैसे अभिकेंद्रीय बल काम करता है, इसकी वजह से विपरीत दिशा में भी यहाँ पे ज्वार उत्पन्न होते हैं, उच्च ज्वार वहाँ पे भी आते हैं। ज्वार भाटा भी कहना गलत नहीं है, जो ज्वार आएगा तो भाटा भी होगा, नीचे उतरेगा ही। पृथ्वी पर गैसों की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान समताप मंडल की निचली परत में पाया जाता है, निचली परत तक पाया जाता है। दूसरा कथन दिया हुआ, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु के दौरान कम हो जाती है। कहाँ पे, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीत ऋतु के दौरान कम हो जाती है। जबकि तीसरे कथन के देखें, तापमंडल में गैस से
उच्च घनत्व के कारण भारी होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें, वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान समताप मंडल की निचली परत तक सीमित होता है, तक पाया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। ये यहीं तक पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्योंकि आप देखेंगे वाटर वेपर या फिर पार्टिकल्स मैटर ये यहीं तक सीमित होते हैं, उसके ऊपर नहीं होते हैं। आप लोगों ने जेट स्ट्रीम अभी देखा है, समताप मंडल तक ही सीमित होते हैं, तो इसी रीजन से तो जो जेट स्ट्रीम मतलब अपने साथ बहुत सारे कण लेके जाते हैं और लोअर समताप मंडल तक ही इनका प्रेजेंस होता है। हमारा पहला कथन सही है। दूसरे की बात करें, ग्रीष्म ऋतु के दौरान क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और जबकि शीत ऋतु के दौरान कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दूसरा कथन भी सही है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान समानतः इक्वेटर के पास इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, लेकिन अन्य रीजन में भी बढ़ जाती है, उपोष्णकटिबंधीय रीजन में भी बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा हवाएं ऊपर तक उठने लगती हैं और जल्दी संघनित नहीं होती हैं क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। इस वजह से क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल का शीत ऋतु के दौरान जल्दी संघनित हो जाते हैं, नीचे से ही उनका लगते हैं वो नीचे उतरने। तो हमारा सही आंसर दूसरा भी है। तीसरा कथन देखें, तापमंडल में गैसें अत्यधिक उच्च घनत्व के कारण भारी होती हैं। तो बताइए किसकी वजह से होती है। उच्च घनत्व की वजह से, कम घनत्व की वजह से क्या होती हैं के कारण भारी होती हैं। यहाँ पे भी गलत है, हल्की होती हैं। कम घनत्व के जो वायुमंडल में गैसें होती हैं, पहले तो उनका घनत्व बिल्कुल कम होता है और ये हल्की होती हैं, इसीलिए तो एटमॉस्फेयर में तैरती रहती हैं। अगर भारी होते नीचे उतर जाती, नीचे रहती, एटमॉस्फेयर में पाई नहीं जाती, तो इसलिए हमारा तीसरा कथन गलत हो जाता है। अगर अब देखेंगे तो सही पूछा गया तो 1 और 2 सही है, हमारा आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवाष्प के संबंध में पूछा गया है। कथन 1 दिया हुआ है, जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है, जबकि दूसरा दिया हुआ है, यह भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर घटती है। तीसरा कथन दिया हुआ है, यह पृथ्वी के विकिरण ऊष्मा को संरक्षित करती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम पहले कथन की बात करें तो जलवाष्प के संबंध में पहला कथन दिया है, जलवाष्प एक परिवर्तनशील गैस है, तो आपको पता होगा कि ये क्या होता है। मान लीजिए यहाँ के ओशियन में यहाँ से वाटर वेपर के रूप में ऊपर जाएंगे, फिर संघनित होंगे, बारिश के रूप में नीचे आएंगे, या फिर कुछ मात्रा गैस इक्वेटर के पास चला जाएगा, इक्वेटर में पोलर के पास चला जाएगा, गैस के रूप में आइस के रूप में वहीं पे ट्रैप हो जाएगा। तो दो इसके विभिन्न रूप होते हैं, ठोस द्रव गैस के रूप में ये परिवर्तित होता रहता है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे कथन की बात करें, यह भूमध्य रेखा से पृथ्वी के ध्रुवों की ओर घटता है, तो इक्वेटर की तरफ जाएंगे जैसे जैसे वाटर वेपर बनने की मात्रा घट जाती है, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं बनती जितनी कि इक्वेटर के पास बनती है, पोल के पास उतनी ज़्यादा वाटर वेपर नहीं बनते हैं। और तीसरे कथन की बात करें, यह पृथ्वी की विकिरण ऊष्मा को संरक्षित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो विकिरण होती है उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और एक सबसे ज़्यादा ही ग्रीन हाउस गैस को इम्पैक्ट भी दिखाती है वाटर वेपर, तो हमारा ये भी सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। चलिए इतना सीरीज देखने के लिए, ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद है तो दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। इसका अगला पार्ट हम देखेंगे बाद में।